हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 3 ये आपकी क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका आंकड़ों का संगठन। ठीक है, अब तक हमने जाना आंकड़े क्या है। हमने लास्ट क्लास में क्या जाना था कि आंकड़े क्या थे, तथ्यों का संग्रह थे। जैसे संख्या है, शब्द है, माप है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों का जो विवरण किया जाता है वो आंकड़े थे। ठीक है, तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। ठीक है ना, तथ्यों का संग्रह करने के लिए आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित और संगठित करना भी ज़रूरी है। तभी तो हमें एग्जैक्टली तरीके से डेटा पता चल पाएगा ना। तो इसीलिए उसे उचित तरीके से व्यवस्थित करना भी ज़रूरी है, संगठित करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए अब हम क्या जानेंगे, आंकड़ों का कैसे संगठन किया जाता है। अब देखिए वो क्या कहता है। क्लास 7th की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी कि सोमवार को किसने भेजी, मंगलवार को कितनों ने भेजी, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को। तो इसने क्या कहा, फिर यह जानने के लिए किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक पूरा किया, कुछ इस तरह आंकड़ों को संगठित किया गया। देखिए ये हमने डेटा देख लिया। 33 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सोमवार को भेजी, फिर 35, 46, 29, 46, 32, 38। अब उसने क्या कहा, अध्यापिका ने, अब वो कहती है अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना था। अब उसे क्या करना था, अध्यापिका को जो पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत, उसकी एवरेज निकाल के कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो कि आपका वर्कशीट्स भेजते हैं। तो अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रकों को जोड़ा, वे 7 हिस्सों में बांटा। 7 हिस्सों में क्यों, क्योंकि आपका ये 7 एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। ठीक है, 7 जो है उसमें कार्यपत्रकों में, मतलब 7 पार्टों में बांटा उसने। इस औसत आंकड़े को ही क्या कहते हैं बेटा, हम माध्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जब हम डेटा, अब जैसे ये 7 का था तो आपका 7 से डिवाइड कर दिया था। इसी तरीके से अगर आपका महीनों की बात की जाएगी तो आप 12 से करेंगे, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कहा है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग। कि अब देखो, अगर मैं कहूँ कि आंकड़ों का योग, तो जैसे ही 33, 35, 46 इन सबको मैं क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, तो ये तो हो जाएंगे आंकड़ों का योग। और इसी तरीके से ये जो है आंकड़ों की संख्या, कि कितने आंकड़ों की संख्या क्या है। अब पहले दिन का आंकड़ा 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 1 है, तो हर दिन के हिसाब से कितना हो गए, 7 दिनों के आंकड़े हो गए। तो इसलिए आंकड़ों की संख्या क्या होगी, 7। अब मैंने जब इसे इससे भाग करा तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, बचा क्या, 4, तो 49 हो गया, 7 7 ज़ा 49। तो आपका जो माध्य निकल गया वो कितना निकल गया, आपका जो इसका औसत निकल गया वो निकल गया 37। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब अध्यापिका ने ये जाना कि बुधवार और शुक्रवार को विद्यार्थियों द्वारा लौटाए गए कार्यपत्रकों की संख्या समान है, जो कि क्या है, 46 है। ठीक है, अतः सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा क्या कहलाता है बेटा, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़े को क्या कहा जाता है, तो आप ये कहेंगे कि इसे बहुलक कहा जाता है। इसीलिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि इस उपरोक्त तालिका में जो बहुलक है वो क्या होगा, तो बेटा देखिए आपका बुधवार को भी 46 का डेटा है और शुक्रवार को भी 46 का डेटा है। तो ये डेटा रिपीट हो रहा है, ये रिपीट ज़रूरी नहीं कि एक बार रिपीट हो गया, इसीलिए बहुलक कह रही हूँ। जो डेटा जितने अधिक बार आएगा वही क्या होगा, आपका बहुलक कहलाएगा। चलिए देखिए, अब नया करते हैं नीचे। अब वो कहता है, यह जानना हो कि कौन सी 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। तो बेटा सबसे पहला तो हमारा काम ये होता है, या तो हम घटते क्रम में लिखें या बढ़ते हुए क्रम में लिखें। बढ़ते मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। घटता क्रम क्या होता है, आपका पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसका मतलब घटाते रहो। तथा जो आंकड़ा बीच में आता है, ठीक है, जो आंकड़ा बीच में आता है वही क्या कहलाता है बेटा, माध्यक कहलाता है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से कोई डेटा, अब जैसे ये 7 दिनों का डेटा था, तो अगर मैं डे 1, डे 2, तो 1 2 3 4 5 6 और आपका 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो देखिए 3 डेटा इधर के और 3 डेटा इधर के, तो बचा के 4th डे का डेटा।
तो फोर्थ डे का डेटा क्या हो जाएगा आपका, माध्यक कहलाएगा। तो माध्यक क्या हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से कहलाएंगे। तो यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत माध्य कहलाता है। कैसे, अगर यही डेटा क्या होता, अब जैसे इस वाले की मैं बात करूँ, अगर सपोज करूँ यही दे रखा होता तो आपका 1 2 3 1 2 3, तो आपका ये क्या आ जाएगा, पहले तो इसे, हाँ इसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। तो मैंने क्या करा बेटा, 29 सबसे छोटा डेटा है, फिर 29 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 32 दिख रहा है, फिर 33 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, 35 दिख रहा है, फिर दिख रहा है आपको 35 के बाद 38 दिख रहा है, और आपका 46 दो बार दिख रहा है। ठीक है, यही चीज़ दिख रही है आपको। तो आपका 29 32 29 32 33 35 38 46 46, तो 1 2 3, और ये क्या आ गया, बीच वाला पार्ट 3, इसको सेपरेट कर दो क्या आप, ठीक है, मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। 3 इसको सेपरेट करा आपने और 3 ये अलग सेपरेट कर दिए, तो इसका मतलब आपका माध्य क्या आ गया, 35। और यही डेटा अगर सपोज करो क्या होता, ये डेटा होता आपका 8 डिजिट्स का, मतलब 8 नंबर्स का होता, तो आपको इस तरीके से नहीं बांट सकते थे। फिर आप क्या करते हैं, अगर सपोज करो इसके बाद क्या होता, 49 होता, सपोज करो 49 होता, तो ये 8 डेटा हो जाते। अगर ये 8 डेटा होते तो हम क्या करते, 8 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, और आपका 8/2, और आपका 8/2 डिवाइडेड बाय प्लस में 1, ठीक है, n/2 और n/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाता, फोर्थ, और ये हो जाता आपका 4 + 1 फिफ्थ। तो इसका मतलब 1 2 3 4, एक तो ये वाला पार्ट आ जाता, एक ये वाला पार्ट आ जाता, ठीक है। तो आपके हाईलाइटेड पार्ट कौन से हो जाते, ये दो पार्ट जो है आपके 35 और 38। तो आप क्या करते, 35 और 38 को पहले प्लस करते, तो 8 और 5 13, 3 और 3 6 और 1 7, तो आपका आ जाता 73। 73 को जब आप 2 से डिवाइड करते तो आपका क्या रहता है, 2 3 ज़ा 6, फिर आ जाता आपका 2 6 ज़ा 18, और 2 6 ज़ा 12, और 2 5 ज़ा 10, तो 36.5 क्या आ जाता है आपका माध्यक हो जाता। लेकिन बेटा इसमें नहीं है, इसके डेटा के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने एक एजम्पशन बताई है कि ये आपका 7 का डेटा था जिसमें आपका ऑड नंबर थे, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेटा क्या था, ओड था, विषम संख्या थी। लेकिन अगर आपके पास सम संख्या हो, अगर ये वाला पार्ट हो बेटा, देखो अगर आपसे ये वाला पार्ट पूछा जाए कि सम हो, अगर डेटा आपका 8 होता जो कि एक सम संख्या है, तो किस तरीके से निकालते हैं, तो वो मैंने आपको निकालना सिखाया है कि 8 को 2 से भाग करो, 8 को 2 से भाग करो और फिर 1 प्लस कर दो, मतलब 4th एंड 5th टर्म, मतलब आपकी कैसे आएंगी, कॉन्सिक्यूटिव टर्म से आएंगी, जो कि आपका एक के बाद एक आते हैं, क्रमागत ही संख्याएं आएंगी, ठीक है, उनको फिर आप प्लस करोगे और 2 से भाग करोगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अभ्यास करते हैं। इसने सबसे पहला प्रश्न बेटा पूछा है कि बहुलक आंकड़े में से सदैव एक संख्या होती है। तो आपने देखिए ऊपर भी देखा हो, ये जो 46 आया था आपका बहुलक, ये 46 क्यों चूज़ किया गया था, क्योंकि 46 जो है वो 2 टाइम्स आया था, है ना, तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 46 बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, तो बेटा ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपने क्या करा था, ये देखिए ये आपका क्या आ रहा है 37, तो ये 37 तो इस आंकड़े में है नहीं, तो इसलिए माध्य सदैव एक संख्या नहीं होती है। वही माध्यिका के लिए भी वो थर्ड क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो बेटा आपका माध्यिका, जैसे हमने इसका माध्यक निकाला था, माध्यिका निकाली थी, तो वो 35 ही आई थी, तो ये क्या हो सकती है, इसकी सदैव एक संख्या हो सकती है। लेकिन इसमें मैं फिर भी यही कहूँगी कि इसमें अगर सम संख्या होती है तो कभी कभी पॉइंट में आंसर आ जाता है, तो इसमें इस डेटा के अकॉर्डिंग, या अगर आपका इवन सम संख्या की विषम संख्या की बात हो रही हो, उसके अकॉर्डिंग तो आपका सदैव वही डेटा होगा, उसी के बीच में से निकलेगा, क्योंकि माध्य का मतलब क्या है कि उसके बीच की संख्या। लेकिन अगर आपका सम संख्या होता है तो उसमें आपका डेटा चेंज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो सदैव नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बीच में से डेटा होता है। चलिए अब नीचे देखते हैं, ये माध्यिक वाला भी हो गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित
अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। अब इसने क्या करा है, अब इसे पहले क्या करेंगे, हम सीक्वेंस में लिखेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस को ईजिली हम सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला काम 1, फिर क्या आ जाएगा आपका 1 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, फिर 2 आ रहा है 1 और 2 2 बार, फिर ये आपका 3 आ रहा है 1 बार, फिर 4 आ रहा है आपका 1 2 3 बार, 1 2 3, ठीक है 3 बार, फिर 4 हो गया है, 5 आ रहा है 1 2 3 4 और 5 बार, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 6 आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स 1 2 3 और 4, फिर 7 आ रहा है 1 और 2 और 8 आ रहा है 1 टाइम और 9 भी आ रहा है 1 टाइम, ठीक है। अब ये देखिए डेटा को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब आपका जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है वो कितना है 20। इसको लिख लेते हैं जिससे कि अभी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें ईजी रहे। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना हो गया 20, ठीक है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो, तो मैंने क्या है इसे आरोही क्रम में अरेंज कर दिया बेटा। देखिए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20, ठीक है। परिसर का मतलब जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था वो सीखा था कि जो हाईएस्ट होता है उसमें से लोवेस्ट को माइनस कर दो, ठीक है, हाईएस्ट वाला नंबर। तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए हाईएस्ट वाला पार्ट क्या है आपका, ये है 9 और ये लोवेस्ट वाला पार्ट क्या है 1। इसका मतलब 9 में से 1 गया आपका आ जाएगा 8। हाईएस्ट मतलब बेटा अधिकतम है और लोवेस्ट मतलब न्यूनतम है। अधिकतम मान में से जब न्यूनतम मान को घटाया जाता है तो परिसर कहलाता है, ठीक है। तो परिसर के लिए हम एक बार ऊपर लिख लेते हैं अधिकतम माइनस में न्यूनतम मान, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है, इन आंकड़ों का अंक गणितीय माध्य भी निकालो, बहुलक निकालो और माध्य ज्ञात करो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट निकालते हैं बेटा। माध्य हम जानते हैं क्या कैसे निकाला जाता है, माध्य होता है जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है। अब इस डेटा को जब मैं प्लस करती हूँ तो मेरा आ जाता है 100। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा प्लस करके दिखाऊं तो 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 5 25 और 5 30 और 5 35 और 5 40 और 5 45, 45 और 6 51 और 6 57, 57 और 6 63, 63 और 6 69, 69 और 7 76, 76 और 7 83, 83 और 8 91, 91 और 9 100, ठीक है। तो आपका 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेटा कितने थे 20 थे, तो आपका ये आ जाएगा बेटा माध्य 5, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को पूछ रहा है वो बहुलक। बहुलक कितने, बहुलक क्या होता है जो ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो आप देखिए कौन सा नंबर आपका ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, आपने ये देखा था, ये देखिए आपका नंबर जो था ये 5 1, ये 2 3 4 और 5 टाइम्स रिपीट हुआ था, तो सबसे ज़्यादा बार यही रिपीट हुआ है, इसलिए आपका बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा बेटा आपका 5 भी आ जाएगा। ये बाई चांस ऐसा हो रहा है कि सारे ही डेटा सेम आएंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, थोड़ा वेरिएशन मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए आपका आता है माध्यक। माध्यक में ये 20 है बेटा, तो 20 के हिसाब से आपका 20 डिवाइडेड बाय पहले 2 करोगे और 20 डिवाइडेड बाय 2 + 1 करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा 10 + में 1, तो ये क्या हो जाएगा 10th टर्म और 11th टर्म। तो देखो 10th और 11th टर्म कौन सी है, और डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके, यही हमने सीखा था अभी, यही बोला था मैंने आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 5 + 5, इसका मतलब माध्य क्या आ गया 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 5, ठीक है बेटा। यही आपकी आज की वर्कशीट थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।